हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो जितने भी बच्चों का एग्जाम है अभी सीयूटी पीजी का, सभी को बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है एग्जाम के लिए। आज की वीडियो में अगर कोई चीज समझ ना आए या फिर कोई चीज पहले नहीं पढ़ रखी है तो बिल्कुल टेंस नहीं होना है, वहां से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, अपने आप के ऊपर भरोसा रखो, सारी चीजें बहुत परफेक्ट होंगी। अच्छी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे होंगे, विश्वास रखो, मस्त एग्जाम जाएगा। बेस्ट ऑफ लक सभी को। और एक छोटी सी खुशी की बात हमारे लिए, मेरे लिए, वी हैव कंप्लीटेड 5000 सब्सक्राइबर्स ऑन एप्ली ऑन यूट्यूब जो भी है। तो ये था आज के इस वीडियो के अंदर, लेक्चर के अंदर। मैं आप लोगों को सिर्फ पार्ट ए में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को थोड़ा सा रिवाइज करवाने वाला हूँ, जो भी आपके एग्जाम में फॉर्मूला यूज होंगे, ताकि आप थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। तो उसके लिए लेक्चर है। सबसे पहले देखो, मैं इसको इसके अंदर पीडीएफ के अंदर काफी टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसमें मैं सबसे पहले प्रॉफिट लॉस करवाने वाला हूँ। यहाँ से क्वेश्चंस आता है। ठीक है, देखो प्रॉफिट और लॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। आप लोगों को एक होता है सीपी। सीपी इज द कोस्ट प्राइस। ठीक है, मतलब दुकान वाले से उतने रुपए में आपने वो माल लिया, दैट इज कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस मतलब दुकान वाले ने आगे रिटेलर से लिया। ठीक है, कोस्ट कोस्ट प्राइस जो भी डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह जो भी है। सेलिंग प्राइस की वो आपको कितने में दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कोस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, समझ गए। अगर कोई भी चीज ज्यादा रुपए की आपके पास आ रही है तो उसके ऊपर प्रॉफिट कैसे कितना कमाया जाएगा। जितने में आपको बेची वो माइनस जितने में वो लेकर के आया था वो रेट। सेलिंग प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस इज इक्वल टू गेन। लॉस की बात करें तो सीपी माइनस एसपी। कोस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा दो तो वो लॉस आ जाएगा हमारे पास। अब अगर हमें लॉस को और गेन को बेसिकली परसेंटेज में ज्यादा डील करते हैं। परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन इंटू 100 अपॉन सीपी। सीपी के ऊपर गेन हो रहा है, कोस्ट प्राइस के ऊपर गेन हो रहा है। लॉस किसके ऊपर होगा, सीपी के ऊपर होगा। तो हमेशा सीपी नीचे आएगा जब भी आप परसेंटेज निकालेंगे। लॉस जितना लॉस है या फिर जितना गेन है उसको 100 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका परसेंटेज आ जाएगा। अब अगर आपके पास गेन परसेंट दे रखा है कि मैंने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, उसके ऊपर मेरे को इतने रुपए का गेन हुआ और इतने में मैंने खरीदा था, तो इसका एसपी निकालो। उसके लिए आपके पास ये वाला फॉर्मूला है। वीडियो को पॉज कर लो, सारे फॉर्मूला जो आपके अभी स्क्रीन में आ रहे हैं ना, इनको इनको हाँ, इनको याद कर लो। म्यूट हो गया था वो। इन सभी फॉर्मूलाज को, वीडियो को पॉज करो और याद करो। एसपी का फॉर्मूला क्या होगा, सेलिंग प्राइस निकालना है। कब निकालना है, जब आपके पास कॉस्ट प्राइस दे रखा है, साथ में गेन परसेंट दे रखा है। गेन परसेंट प्लस 100, जो भी गेन परसेंट दे रखा है उसमें 100 प्लस करेंगे, अपॉन में 100 करेंगे, तो ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अगर लॉस दे रखा है तो माइनस हो जाएगा लॉस। अगर गेन दे रखा है और सीपी निकालना है तो ये वाला नीचे आ जाएगा। क्या नीचे आ जाएगा, 100 प्लस गेन परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। ये फॉर्मूला रिवाइज कर लो। सिमिलरली एसपी के लिए और सीपी के लिए, अगर आपके पास लॉस दे रखा हो तो सीपी निकालना है तो चीजें नीचे आएंगी। कौन सा नीचे आएगा, जो भी आपके पास लॉस परसेंट दे रखा है उसको हम 100 में से प्लस या माइनस करेंगे। अगर माइनस करेंगे, मतलब माइनस तब होगा जब लॉस दे रखा है, प्लस तब होगा जब गेन दे रखा है। सीपी क्या आएगा, हमारे पास 100 आएगा। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या आएगा, सॉरी, कोस सीपी क्या आएगा हमारे पास, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू में एसपी। ये आपके पास कोस्ट प्राइस आ जाएगा। इन सभी फॉर्मूला को रिवाइज कर लो। अब एक चीज का ध्यान रखना, ये देखो, अगर एक पर्सन है, वो दो सिमिलर आइटम्स को, एक को गेन पे बेचता है, एक को लॉस पे बेचता है, एक्स परसेंटेज के लॉस पे, दोनों का सेम परसेंटेज रखता है, तो जो सेलर है वो हमेशा लॉस में जाएगा। कितने लॉस में जाएगा वो निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, कॉमन लॉस एंड गेन परसेंट। मतलब कि एक्स परसेंट का स्क्वेयर अपॉन में एक्स परसेंट अपॉन में 100 का स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स बाई 10 का स्क्वेयर, ये वाला। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अगर दो, फॉर एग्जाम्पल, दो आइटम है, एक बंदे को तो उसने प्रॉफिट में बेच दिया एक्स परसेंट के, और एक बंदे को उसने लॉस में बेच दिया एक्स परसेंट के, तो उसको टोटल लॉस होगा या फायदा होगा ओवरऑल डील के ऊपर, तो वो हमेशा लॉस होगा। लॉस कितना होगा, एक्स बाय 10 का स्क्वेयर। मतलब फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का कोई आइटम था, 100 रुपए का कोई आइटम था, और वो आइटम एक एक बंदे को तो उसने 120 रुपए में बेच दिया, एक बंदे को 80 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो आपके पास कितना क्या मतलब लॉस वगैरह हुआ, कितना क्या होगा, तो 20 अपॉन में
10, क्योंकि 20 का देखो 20 का इधर प्रॉफिट है, 20 का इधर प्रॉफिट है, लॉस है सॉरी, ठीक है। तो 20 अपॉन में 10 इंटू इसका स्क्वायर, तो 002 का स्क्वायर करेंगे तो 4। समझ आया? इस तरीके से आपको ही निकालना है, ठीक है। बेसिकली यही फॉर्मूला रिवाइज करवाने थे ऊपर वाले, बाकी सब तो बहुत सी चीजें ऐसे तो यार प्रॉफिट लॉस हो गया मोस्ट। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क के अंदर एक कॉन्सेप्ट है सीधा सा। अगर कोई भी, देखो ये लाइनें पढ़ लो, इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एन डेज, एक कोई भी काम एन डेज में करता है, तो एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, 1/n, 1/n, n काम है, n हमारे पास डेज है, एक दिन में 1/n काम करेगा। अगर एक दिन का काम 1/n है तो वो कितने दिन लेगा फिनिश करने के लिए, तो n डेज लेगा, जो ऊपर वाले का रिवर्स प्रोसेस। अब अगर हमें रेशियो में चीजें दे रखी है, इफ ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी, ठीक है, देन उसका रेशियो क्या होगा, वर्क डन बाय ए एंड बी। ए है वो थ्राइस है, किससे, गुड, बी से, तो ए का रेशियो क्या आएगा 3 एंड बी का क्या आएगा 1, तो वर्क डन बाय ए एंड बी क्या आएगा 3:1, A:B। समझ आया? अगर टाइम की बात होगी, जब टाइम की बात होगी तब आएगा 1:3। अब टाइम के अंदर क्या है कि ये 3 काम कर रहा है, मतलब 3 है, और ये टाइम कम ले रहा है, तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट बंदा कौन हो गया, ए हो गया। बी क्या है, टाइम ज्यादा ले रहा है, काम एक ही कर पा रहा है। समझ आया? तो इस तरीके से आप लोगों को टाइम एंड वर्क के अंदर करना है, कि भाई ऐसा बोल देगा 2 लोग मिल करके एक काम को इतने दिन में खत्म करते हैं, और अगर अकेला एक बंदा काम करता है तो उसको इतने में करता है, अगर दूसरा बंदा उस काम को कितने दिन में करेगा अगर वो अकेला करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके अंदर पूछे जाते हैं, तो वहां पे ये लगेगा फार्मूला, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, टाइम एंड वर्क हो गया। रिवीजन करा रहा हूँ, टेंशन मतलब जो चीज नहीं आती ना तुम्हें वहां से क्वेश्चन ही नहीं आए। अब स्पीड और डिस्टेंस के अंदर सिंगल डबल ट्रिपल, S इज इक्वल टू D/T, सिंगल डबल ट्रिपल, ठीक है, सिंगल डबल ट्रिपल, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इस फॉर्मूला को अच्छे से ध्यान में रखो, अगर स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है तो डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है तो स्पीड निकाल लो, डिस्टेंस और स्पीड दे रखी है तो टाइम निकाल लो। यहाँ से ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अगर x किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर x किलोमीटर पर सेकंड में दे रखा है और उसको मीटर किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम में, 18/5 अगर किलोमीटर में करना है तो बड़ी रकम ऊपर आएगी, छोटा वाला नीचे, 18/5 मीटर में करना है तो छोटा ऊपर बड़ा नीचे। समझ आया? और इसके अंदर कुछ खास है नहीं, ये फॉर्मूला बस ध्यान रखना। ये सब कुछ अभी इतना समझाने का समय नहीं है आप लोगों को लिए, लेकिन आप लोगों ने अगर पहले से पढ़ रखा है तो आप रिवाइज कर लो। ठीक है, ये वाला 5th वाला पोर्शन एक बार देख लो। इफ अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट x किलोमीटर पर आवर, कोई भी मैन एक सर्टेन स्पीड x किलोमीटर के साथ डिस्टेंस को कवर करता है, और y भी उस डिस्टेंस को y किलोमीटर की स्पीड से करता है, y मतलब दूसरा बंदा, सॉरी, एंड देन द एवरेज स्पीड क्या आएगी जर्नी की, वो होगी 2xy अपॉन में x+y। ठीक है, एक आदमी एक सर्टेन डिस्टेंस को x किलोमीटर के अंदर पर आवर की स्पीड से करता है, दूसरे सर्टेन डिस्टेंस को y किलोमीटर की स्पीड से करता है। अगर मैं उसकी टोटल स्पीड निकालू, टोटल एवरेज स्पीड निकालू, तो उसका फॉर्मूला बनेगा 2xy अपॉन में xy। समझ आया? पार्ट ए के कोर्स में डिटेल में करवाया है, रिवीजन करवा रहा हूं बस आप सभी के। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आ गई, सिंपल इंटरेस्ट, SI। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P/R/T अपॉन में 100। प्रिंसिपल रेट टाइम, क्या प्रिंसिपल अमाउंट है, आपने 10,000 रुपए लिए मेरे से, किस रेट पे, 5% के रेट के ऊपर, इनटू में टाइम 2 साल के लिए लिए, अपॉन में 100। ठीक है, अब इसको बस कैंसिल कर दो, सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 5×2 = 10, 10 इंटू 100 करूंगा तो 1000। तो 2 साल के अंदर 10,000 रुपए के ऊपर सिर्फ 1,000 रुपए का इंटरेस्ट आपका बनता है। अगर टोटल अमाउंट आप लोग मेरे को कितना रिटर्न करेंगे, 1,000 प्लस 10,000, इसका मतलब टोटल 11,000 वापस देंगे।
11,000 क्या है अमाउंट, 10,000 क्या है प्रिंसिपल अमाउंट, 1,000 क्या है सिंपल इंटरेस्ट, आर क्या है रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट किस रेट के ऊपर, ड्यूरेशन क्या है टाइम क्या है 2 years, टाइम हमेशा ईयर्स के अंदर होगा आपका, ठीक है। तो बस सिंपल इंटरेस्ट के अंदर ये फॉर्मूला आप लोगों का सबसे ज्यादा यूज होगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन में आपको सिंपल इंटरेस्ट दे दे, प्रिंसिपल दे दे और टाइम दे दे तो रेट निकलवा लेगा, कभी टाइम निकलवा लेगा, कभी प्रिंसिपल निकलवा लेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, एक ही बेसिक एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। 1 मिनट में अपना पीसी चार्ज, लैपटॉप चार्ज लगा देता हूँ, ये ब्लिंक करने लग गया। तैयारी बढ़िया आप लोगों की, टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अच्छे से अपना एग्जाम करके आना, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट हो गया, अब आप लोगों को मैं कंपाउंड इंटरेस्ट दिखाता हूं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट समझाता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा डिपेंड करता है कि आप लोग किसके ऊपर इवेलुएट कर रहे हो, एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, लेकिन आप लोगों को मैं प्रॉपर तरीके से बढ़िया समझाऊंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट के अंदर क्या फर्क रहता है, सिंपल इंटरेस्ट आपका ईयरली एक साथ उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, मतलब टोटल अमाउंट के ऊपर एक बार इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। कंपाउंड के अंदर आपका डिपेंड करता है, देखो व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, इसका फॉर्मूला अलग है। कंपाउंड किया जाए हाफ ईयरली, हाफ ईयरली आ जाए पैसा, पैसे के ऊपर पैसा वापिस से इंटरेस्ट, तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसके अंदर प्रिंसिपल होता है हमारा सिंपल पी, रेट होता है R%, और टाइम होता है वही N ईयर्स के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू, उसमें हम लोग डायरेक्टली सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे, इसमें हम क्या निकालेंगे अमाउंट निकलेगा। अमाउंट इज इक्वल टू क्या, पी प्रिंसिपल ब्रैकेट 1+R/100 और इसकी पावर N, ठीक है। ये कब है, जब आपको एनुअली बोले कंपाउंडिंग के लिए, क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ दे रहा हूं जो कि कंपाउंडेड रहता है एनुअली, साल के अंदर 1 ईयरली के अंदर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तब ये फॉर्मूला लगेगा। अगर बोले हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब क्या था बॉस, साल के 12 महीने होते हैं तो 6 महीने के हिसाब से कर रहा है, तो देखो यहाँ पर रेडियस का हाफ कर देंगे हम लोग R/2, लेकिन टाइम को डबल कर देंगे, 2N कर देंगे यहाँ पर। अगर ये बोले क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब कि 4 क्वार्टर्स होते हैं ना, 4 क्वार्टर्स होते हैं, R/4 चौथा हिस्सा, 4×3=12, 3 महीने का पूछ रहा है ये, क्वार्टरली मतलब 3 महीने, तो R/4, क्वार्टर का मतलब 4 होता है, R/4 और N को 4 से मल्टीप्लाई, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका कंपाउंडेड क्वार्टरली हो जाएगा। इन क्वेश्चंस के अंदर भी वही पूछेगा आपसे, अमाउंट पूछ लेगा और रेट पूछ लेगा, टाइम पूछ लेगा, प्रिंसिपल पूछ लेगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि भाई दो दोस्त है, उन दोनों को 50,000 रुपये सैलरी मिलती है, इतना पैसा वो अपने घर में खर्च कर देते हैं, इतना वो बचाते हैं, इतना सेव करते हैं, इतना वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसने पैसा दे दिया, तो बताओ उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आई होप कि आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला वापस से रिवाइज हो गया होगा, ठीक है। और तो इस कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कुछ खास है नहीं, ठीक है। अब मैं एरिया के ऊपर बात करता हूँ। देखो एरिया के फॉर्मूला आप लोगों को पता होंगे, ठीक है। मैं एक बार, देखो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर वो होता है जिसकी सारी साइड बराबर होती है, साइड इंटू साइड इसका एरिया होता है, पैरामीटर होता है 4 इंटू साइड, मतलब 4 इंटू साइड, इसका फॉर्मूला होता है किसका, एरिया का। स्क्वायर का एरिया क्या होगा, सम ऑफ साइड्स, x+x+x, ठीक है। रेक्टेंगल की बात करूं, रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, एल होता है लेंथ, बी होता है ब्रेथ, L इंटू बी इसका एरिया होगा, इसका पैरामीटर क्या होगा 2 इंटू L+b, सम ऑफ ऑल द साइड्स। उसकी किसकी बात करता हूँ, सर्कल की बात करता हूँ। सर्कल के अंदर आप लोगों का एरिया होगा πr², ठीक है। और वो क्या, इसका सरकमफ्रेंस होगा 2πr, ठीक है। सरकमफ्रेंस मतलब इसका पैरामीटर, πr² इसका एरिया हो गया। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, डिपेंड करता है कौन सा ट्राइंगल है। अगर सिंपल अपना ये वाला ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा ट्राइंगल है, कौन सा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसका होता है √3/4a², a² क्या है उसकी साइड, क्योंकि उसकी सारी साइड बराबर होती है, ठीक है। उसके बाद एक होता है जब आपका सारी साइड
बराबर ना हो। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालो ट्राइंगल का, और मतलब सम ऑफ साइड्स और उसका हाफ कर दो सेमी पेरीमीटर, और उसको ए में से माइनस करो, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये आपका एरिया हो गया ट्राइंगल का जब सारी साइड्स अनइक्वल हो। ठीक है, और तो कुछ एरिया के अंदर मेरे नहीं लगता कोई फॉर्मूला रहा है। इसको ना मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, रिवाइज कर लेना पीडीएफ के थ्रू। और ट्राइंगल ट्राइंगल ट्राइंगल, हाँ ये रोम्बस वगैरह के द्वारा आप लोगों का ही होगा। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, रोम्बस का होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, डायगनल्स का मल्टीप्लीकेशन और उसका हाफ। ठीक है, ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम इस टाइप का होता है कुछ, ट्रेपीजियम सम ऑफ पैरेलल साइड, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड और इसका हाफ, और गुणा में इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, मतलब इसकी हाइट। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। और आर्क लेंथ, अगर हमारे पास ये एक सर्कल दे रखा है और एक आर्क है, यहां से लेकर के यहां तक की आर्क की हमें लेंथ निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल हमें गिवन होगा, तो थीटा बाय 360 और इनटू में 2 पाई आर, ये आपकी आर्क लेंथ है। अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है तो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वेयर, ये आपके पास इसका फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं, और कुछ खास बचा इसके अंदर, और तो कुछ खास नहीं बचा। ठीक है, अब वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया की बात करते हैं। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच, तीनों साइड का मल्टीप्लीकेशन क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती है। वॉल्यूम आप लोग जब भी निकालेंगे, एक चीज निकाल लो, उस ऑब्जेक्ट का, उस 3D फिगर का बेस का एरिया निकाल लो। अगर मैं यहाँ पे बात करूं क्यूबॉइड का बेस क्या है, ये वाला बेस है ना, ये वाला नीचे वाला जिसके ऊपर वो रखा हुआ है जमीन के ऊपर, एल इंटू बी उसका बेस है, एल इंटू बी उसका बेस है। अब इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, एच इसकी हाइट है, क्या है, क्यूबॉइड की वॉल्यूम आ गई। अब बात करते हैं क्यूब की वॉल्यूम। क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, ए, उसका मतलब बेस एरिया क्या होगा, ए इंटू ए, मतलब कि ए इंटू ए। अब इसकी साइड देखो, ये वाली ए इंटू में ए, दैट विल बी ए क्यूब। ए क्यूब क्या है, वॉल्यूम है किसकी, क्यूब की। अब बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर का बेस एरिया क्या होता है, ये देखो, 2 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, अब इसकी हाइट क्या है, एच, इंटू में एच कर देंगे, पाई आर स्क्वेयर, एच क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये सारे साइड में लिखे हैं, रिवाइज कर लेना, पीडीएफ को देख करके रिवाइज कर लेना। अब अब इनके सरफेस एरिया और बता देता हूँ यार। ठीक है, अब क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, एल, देखो सभी 6 फेस होते हैं, सभी का आपको डायमेंशन मिल जाएगी, निकाल लो। लेंथ, ब्रेथ, हाइट दे रखी होती है, वॉल्यूम हो गया एल इंटू बी इंटू एच, सरफेस एरिया हो गया ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच स्क्वायर यूनिट्स। यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना, ये ना हो कि मीटर पर सेकंड में क्वेश्चन दे रखा है और आंसर आपसे किलोमीटर में पूछ रहा है। ठीक है, सेंटीमीटर में पूछ रहा है, सेंटीमीटर में दे रखा है और मीटर में पूछ रहा है, ग्राम में दे रखा है, केजी में पूछ रहा है, तो यूनिट्स का ध्यान रखना। अक्सर गलती करते हैं हम लोग, यूनिट्स चेंज नहीं करते। डायगोनल ऑफ ए क्यूब क्या होगा, तीनों साइड का स्क्वायर और उनका सम और उसका अंडर रूट। ठीक है, सरफेस एरिया आपको बता दिया, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब क्यूब की बात करता हूँ, क्यूब का वॉल्यूम हो गया ए क्यूब। ठीक है, एरिया क्या हो गया, 6 a स्क्वायर। 6 फेसेस होते हैं क्यूब के, एक फेस का एरिया है ए स्क्वायर, 6 फेसेस का एरिया क्या होगा, 6 a स्क्वायर। डायगोनल हमारे पास हो गया √3a यूनिट्स, ये √3a यूनिट्स, ये √3 यहीं से आया है क्यूबॉइड से। ठीक है, ए हमारे पास सब में सेम है, इसलिए इन तीनों का एक साथ ही हो गया और 3 बाहर आ गया। ठीक है, अब सिलेंडर की बात करूं, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास होता है 2 पाई आर एच, वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वेयर एच। उसके बाद क्या रह गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, रह गया पाई आर स्क्वेयर, सॉरी, पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वेयर। 2 पाई आर स्क्वेयर क्यों किया, ऊपर वाले का एरिया सर्कल के और ये नीचे वाले का एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ये आ गया। तीनों चीज बता दी, वॉल्यूम बता दी, कर्व्ड सरफेस एरिया बता दिया, टोटल सरफेस एरिया बता दिया। अब बात करते हैं कोन की। कोन के अंदर हमारे पास जो कोन के अंदर हमारे पास ये होती है हाइट बीच वाली, ये होती है स्लांटिंग हाइट एल, ये होती है आर। ठीक है, इसकी वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है,
और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। इसका टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस में नीचे वाले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, इसकी स्लांटिंग जो लेंथ है एल, इसका फॉर्मूला होता है पाइथागोरस के एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वेयर प्लस में आर स्क्वेयर। ठीक है, आई होप कि समझ आया होगा आप लोगों को कोन। अब फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है, अगर मैं कोन को ऊपर से काट दूं, यहाँ से कट कर दूं बीच में से, तो नीचे का जो पोर्शन बचता है वो बचता है मेरे पास फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारे पास, देखो नीचे वाला कैपिटल आर, बड़ा आर, बड़ा सर्कल वाला, ये वाला हम छोटा आर लेकर के चलते हैं। वॉल्यूम हो गया पाई एच बाय 3 इंटू में आर स्क्वायर प्लस में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर प्लस में आर इंटू आर, क्यूबिक यूनिट्स जो भी है पढ़ लेना यहाँ से। ठीक है, बोलने में अगर आप लोगों को जैसे आर छोटा आर बड़ा आर थोड़ा सा लगे तो इसको पीडीएफ को टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूंगा, इसको पढ़ लेंगे। हम जो चलने लगे हैं, ठीक है। स्लांटिंग हाइट हमारे पास क्या होगी इसकी, एक मिनट में, स्लांटिंग हाइट क्या होगी, आर माइनस आर, बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली लेंथ एल। ठीक है, फ्रस्टम की बात कर रहा हूं मैं। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो गया, पाई एल इंटू दोनों आर्स का सम। वॉल्यूम क्या होगी, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई इंटू दोनों आर का सम का स्क्वायर। समझ आया। अब बात करते हैं स्फेयर की। स्फेयर बेसिकली आपका वही होता है, एक मिनट साइज छोटा, देखो टेंशन मत लो, बस इन फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लो दिमाग में। ऐसा नहीं कि यार ये तो बहुत पूरे दिन पढ़े जा रहे हो गाड़ी में बैठ के, बस में बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, बस रिवीजन करा रहा हूँ, कुछ नहीं करवा रहा, पढ़ा नहीं रहा। अगर नहीं आता, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आएगा, पॉजिटिव रहो। ठीक है, स्फेयर देखो, स्फेयर की वॉल्यूम क्या होगी, 4/3 पाई आर क्यूब। एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में मिलेगा आपको, वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में मिलेगी। ठीक है, पाई आर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका हेमिस्फेयर करेंगे, मतलब इसका हाफ, इसका हाफ करेंगे तो वॉल्यूम का भी हाफ हो जाएगा, दैट विल बी 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, एरिया का भी हाफ हो जाएगा, लेकिन वो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। ठीक है, एरिया का भी हाफ हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर था उसका एरिया, इसका एरिया क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये क्या आएगा हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, लेकिन हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो ऊपर वाला जो सर्कल है इसका भी ऐड करना पड़ेगा, दैट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। समझ आया, बढ़िया, अच्छा पेपर जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, पिरामिड वगैरह से कोई क्वेश्चन आपके बनता नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। लास्ट मेरा टॉपिक बचा हुआ है, एक टॉपिक और है इसके बाद। ठीक है, लेंदी हो गया थोड़ा, कोई बात नहीं। टिग्नोमेट्री के अंदर हाइट एंड डिस्टेंस, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ जाता है। ठीक है, अरे हर टॉपिक से मुश्किल से एक क्वेश्चन बनेगा, इतने टॉपिक्स हैं। तो मैं जो आज को आपको पढ़ा रहा हूँ ना, वहां से मतलब बहुत कम एक्सपेक्टेशन है कि सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आ जाए, किसी से एक आ जाएगा, किसी और टॉपिक से आ जाएगा, बहुत टॉपिक है रीजनिंग के लिए। लेकिन हाँ, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। समझ आया, ठीक है। अब देखिए ट्राइंगल, अच्छा ये ट्राइंगल हो गया, ये हो गया आपके पास यहाँ पे 90 डिग्री, ये आपके पास सामने थीटा दे रखा है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है पी, ये है आपके पास बेस, ये है आपके पास हाइपोटेन्यूज। अब टेन थीटा निकालूंगा, टेन थीटा, थीटा के सामने जो भी होता है वो आपका परपेंडिकुलर होता है। थीटा के साथ अगर मैं यहाँ पे थीटा लिख दूं तो इसके सामने ये वाला ही आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा, लेकिन अभी थीटा हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो थीटा टेन थीटा हमारे पास हो गया पी बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर अपन में बेस। ठीक है, अब बात करूं साइन थीटा, साइन थीटा हो गया हमारे पास पी अपॉन में एच, पी बाई एच। ठीक है, कोस थीटा हो गया हमारे पास बी बाई एच। और आई होप कि आप बाकी के भी निकाल लोगे। ये देखो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस पी बाई बी, कोसिकेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। समझ आया, ये इनका इनवर्स होता है। अब ये वैल्यूज याद कर लो और ये इक्वेशन याद कर लो बस। ठीक है, ये वैल्यूज का ये हमारा ब्रांडिंग ऊपर आ गया, तो इनकी वैल्यूज आप लोग इधर उधर से याद कर लेना यार। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, बाकी मुश्किल बनते हैं क्वेश्चन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1,
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तीनों आइडेंटिटी याद रखना। उसके बाद टेन थीटा के अंदर आपकी वैल्यू सबसे ज्यादा टेन 45 के ऊपर ज्यादा पूछा जाता है। टेन 45 हमारे पास 1 होता है। टेन 45 साइन 45 हमारे पास 1/√2 होता है। कोस 45 भी हमारे पास 1/√2 होता है। समझ आया? एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, समझ आया भाई? एक छोटा सा टॉपिक परसेंटेज का और सिंप्लीफिकेशन का बता देता हूं, उसके बाद लेक्चर को एंड करते हैं। बस रिवाइज कर लो यार, और कुछ नहीं है, ज्यादा बड़ी बात नहीं। परसेंटेज के अंदर देखो, जब भी आपको परसेंटेज का निशान दिख जाए तो वहां पे 100 लगा देना। ठीक है, बस एक्स परसेंटेज मतलब कि x/100। ठीक है, उसके अलावा परसेंटेज में ज्यादा आपका आएगा नहीं। जब भी बोले कि भाई आपका जो x है, जब फॉर एग्जांपल कोई भी बोले कि आपका जो p है, मतलब p है, उसको हम x% से इंक्रीज कर रहे हैं, तो टोटल इंक्रीज कितना आएगा? टोटल इंक्रीज आएगा 100 प्लस x परसेंटेज ऑफ p का x प्लस 100%। अगर बोल रहा है कि वो डिक्रीज कर रहा है तो 100 माइनस एक्स परसेंटेज ऑफ p। समझ आया? अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो फॉर एग्जांपल आपका 20% है, 20% को फ्रैक्शन में लिखूंगा 20/100, तो मतलब कि 1/5। समझ आया? और परसेंटेज में कुछ खास है नहीं। ठीक है, और परसेंटेज में कुछ खास है नहीं। ठीक है, ये इनको पढ़ लेना आप। अब देखो कि सिंप्लीफिकेशन के अंदर, सिंप्लीफिकेशन के अंदर भाई ये वाली ना सारी याद कर लो, ये आइडेंटिटीज याद कर लो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी मैं आप लोगों को समझा नहीं सकता, बस याद कर लो। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ये सारी चीजें आइडेंटिटीज बेसिकली सारी याद कर। ठीक है, उसके बाद एक ऑप्शन, एक आपके पास टॉपिक बचता है कैलेंडर। कैलेंडर के अंदर देखो क्या कॉन्सेप्ट है। ओड डे का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ओड डे मतलब कि फॉर एग्जांपल जनवरी के अंदर क्या होता है, 31 जनवरी होती है, 31 दिन होते हैं। 31 दिन में से हफ्ते कितने बनते हैं? 7 से डिवाइड करो, 7 4 जा 28, 28 दिन में पूरे हफ्ते बन जाते हैं 4। बचे हुए दिन क्या है हमारे पास? 3। 3 हमारे पास क्या हो गए? ओड डे हो गए। समझ आया? ओड डे का मतलब ये होता है। अब जनवरी के अंदर आपके 3 ओड डे हो गए। फरवरी के अंदर कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं, 29 होते हैं। 28 होंगे तो 0 ओड डे, 29 होंगे तो 1 ओड डे। ओड डे का मतलब समझ गए ना? वो दिन जो हफ्ते नहीं बना पाते। अब एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं? 365 दिनों के अंदर एक साल के अंदर कितने वीक्स बना पाएंगे हम लोग? इसको 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करोगे तो 52 वीक्स तो पूरे, 52 वीक्स तो पूरे पूरे बना देगा ये। 52 हफ्ते पूरे पूरे बना देगा। एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा, जो एक्स्ट्रा दिन बचेगा उसको हम लोग ओड डे बोलते हैं। ये हो गया नॉर्मल ईयर की बात। लीप ईयर की बात करूं, 366 दिन होते हैं, उसके अंदर आपके पास 2 ओड डेज होते हैं। ठीक है, अब लीप ईयर होता क्या है? ऐसा साल जो 4 से डिवाइड हो जाए वो आपका लीप ईयर है। लेकिन 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 सुनो, वो नंबर सेंचुरी नहीं होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर 400 जो है, अब आप बोलेंगे, एक मिनट, आप बोलेंगे 100 जो है, 100वीं साल है, वो हमारी 4 से डिविजिबल है। क्या ये लीप ईयर है? नहीं, ये लीप ईयर नहीं है। ये लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर होगी सेंचुरियन लीप ईयर। इसका मतलब 400वीं जो साल है वो आपके पास लीप ईयर होगी, लेकिन 100वीं साल है वो लीप ईयर नहीं होगी। सेंचुरियन साल को हम ये नहीं देखेंगे कि वो 4 से डिवाइड कर रही है नहीं कर रही। हर फोर्थ सेंचुरियन साल आपकी लीप ईयर होती है, लेकिन 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 हर सेंचुरियन साल आपकी लीप ईयर नहीं होती। अब आप यहां पर देखेंगे, ये सभी साल है ये आपकी 4 से डिवाइड हो रही है, तो ये सब लीप ईयर है। लेकिन लेकिन 400 ये भी डिवाइड हो रही है किससे? 4 से, लेकिन ये सेंचुरियन लीप ईयर है। गॉट इट? आप सेंचुरियन लीप ईयर को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ईयर 400 से डिवाइड हो जाए वो आपकी लीप ईयर है, सेंचुरियन लीप ईयर। अब ये 2001, 2002, 2003, 2005, 1800, ये हमारे पास ये भी लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रही है। ठीक है, समझ आया? हो,
लीप ईयर हो गया। अब ओड डे कैसे काउंट करते हैं ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब सुनो, एक साल के अंदर 100 ईयर्स के अंदर 76 ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं। ऑर्डिनरी ईयर्स मतलब जो लीप ईयर नहीं है, और 24 लीप ईयर होते हैं। अब ऑर्डिनरी साल के अंदर, एक साल के अंदर 1 ओड डे होता है, तो 76 ईयर के अंदर कितने ओड डेज हो गए? 76 ओड डेज, ठीक है। लेकिन 24 साल आपकी लीप ईयर होती है। लीप ईयर के अंदर कितने ओड डेज होते हैं? 2 ओड डे होते हैं। 24 दूनी 48, तो आपके पास टोटल 124 ओड डेज हो गए, ठीक है। अब 124 को मैं हफ्ते बना लेता हूँ, 7 से डिवाइड कर लेता हूँ। इसका मतलब 17 हफ्ते तो मेरे पास कंप्लीट बन जाएंगे, और इसके बाद बचेंगे 5 दिन एक्स्ट्रा। वो 5 दिन मेरे पास ओड डेज हो गए, ठीक है। अब इन ओड डेज की कहानी क्या है सर? अब यहाँ पे इन चीजों को याद रखो। 100 साल के अंदर 5 ओड डे होते हैं, 200 के अंदर 3, 300 के अंदर 1 ओड डे, 400 के अंदर 0 ओड डे। अब इनके मल्टीपल्स में देख लो, 400 के बाद 800 में, 1200 में, 1600 में, 2000 में, 0 ओड डे, ठीक है। ब्रेक कर लिया करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं कि 1786 साल चल रही है, 1786 के अंदर कितने ओड डेज होंगे? सबसे पहले तो देखो 1600 के अंदर ब्रेक करता हूँ, 1600 प्लस 100, 1700 प्लस में 86, 1600 के अंदर आपके कितने ओड डेज होंगे? 0, 400 का मल्टीपल है ना ये। 100 के अंदर कितने ओड डेज लिख रखे हैं मैंने? 5, ठीक है। 86 के अंदर कितने ओड डेज होंगे? ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 86 के अंदर कितनी लीप ईयर्स है और कितनी लीप ईयर्स नहीं है, समझ रहे हो? ठीक है। अब जितनी लीप ईयर होंगी उस हिसाब से मैं कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लास्ट में पूरी डेट के ओड डेज निकाल लो, और अगर ओड डेज 2 आते हैं तो उस दिन आपका ट्यूसडे होगा, अगर 3 आते हैं तो आपको उस दिन वेडनेसडे होगा, 4 आते हैं तो थर्सडे, 5 आते हैं तो फ्राइडे, 6 आते हैं तो सैटरडे। 0 से शुरुआत करते हैं, 0 हमारा मंडे से, संडे से शुरुआत होता है। मतलब संडे को 0, 1 को मंडे, 2 को ट्यूसडे, 3 को वेडनेसडे, 4 को थर्सडे, 5 को फ्राइडे, 6 को सैटरडे। समझ आया? ये था आपका कैलेंडर का कॉन्सेप्ट, इतनी चीजें थी। अब सिंप्लीफिकेशन के अंदर एक बोर्ड मास रूल होता है, उसको ध्यान रखना, BODMAS, बोर्ड मास। बी फॉर ब्रैकेट को सॉल्व करो। कोई भी आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन मिले सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। ओ मींस मल्टीप्लीकेशन या फिर ऑफ, ठीक है, उसको सॉल्व करो, फिर डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर एडिशन करो, फिर सब्ट्रैक्शन करो। इस तरीके से आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन करना है। ज्यादा कुछ नहीं था आज के लेक्चर के अंदर, बस रिवीजन था। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है या फिर ये फॉर्मूला आपके पहले कभी पढ़ रखे हैं, तो आज मैंने थोड़ा सा रिवीजन करवा दिया है, ताकि एग्जाम में अगर इन क्वेश्चन से, मतलब इन फॉर्मूला से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आपके फॉर्मूला आपके दिमाग में रहे। इस लेक्चर में इतना ही। आने वाले जो भी एग्जाम्स है उनका एनालिसिस, पार्ट ए में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पार्ट बी के अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इन सभी के बारे में आप लोगों को इस चैनल के ऊपर वीडियो मिलने वाली है। तो मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और बस तैयारी में जुट जाओ। बाय।